नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सौरमंडल के हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के बहुत काम आएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप सभी को पूरे टेस्ट को करना है। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है J.L. बेयर्ड, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस और चौथा ऑप्शन है केपलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस को ही सौर प्रणाली की खोज का श्रेय जाता है, क्योंकि कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी। उसके बाद में और भी वैज्ञानिकों ने उनकी बात को सहमति जताई थी और इस बात को माना था, लेकिन सबसे पहले ये बात कोपरनिकस के द्वारा ही बताई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन उपग्रह है, तीसरा ऑप्शन क्षुद्र ग्रह है और चौथा ऑप्शन है सौर तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। उपग्रह जो होते हैं वो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हुए वे सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं साथ में, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और वह पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है और साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं वे सभी अपने ग्रहों की भी परिक्रमा करते हैं, साथ में वे उस ग्रह के साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। पहला नियम उन्होंने दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। दूसरा उन्होंने नियम दिया था किसी ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये उन्होंने दूसरा नियम दिया था। तीसरा उनके द्वारा दिया गया नियम था किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे जो आगे चल के अन्य खगोलज्ञों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुए और उन्होंने इसके माध्यम से कई सारी खोजें भी की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। पहले सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 मानी गई थी, लेकिन 2006 में यम को, यानी जो 9वें नंबर पे ग्रह था, उसको ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 ही मानी जाती है। यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर करने का मुख्य कारण ये था कि जो यम था वो वरुण की कक्षा को काट देता था। एक तो ये महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि इसका आकार बहुत छोटा था। बहुत छोटा आकार होने की वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, दूसरा ऑप्शन है बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र और चौथा ऑप्शन है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगर हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बात करें तो सबसे पहले ये चारों ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद में आता है बृहस्पति का स्थान, उसके बाद में शनि का स्थान आता है, और शनि के बाद में अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है और सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। इनमें शुरुआत के 4 ग्रह आते हैं क्योंकि ये चारों ग्रह पृथ्वी के समान हैं, दिखने में, आकार में बिल्कुल पृथ्वी के समान हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं, और जो बाहर स्थित जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति के समान हैं, इसलिए उनको बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। और ये ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र, तीसरा ऑप्शन है अरुण और वरुण और चौथा ऑप्शन है शुक्र और अरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, और बाकी जितने भी ग्रह हैं, बाकी के जो 6 ग्रह बचते हैं वो सभी के सभी वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस, क्योंकि कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये बात कोपरनिकस ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हीलियम और ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाई जाती है। हाइड्रोजन की मात्रा है 71% सूर्य के अंदर, और हीलियम की मात्रा है लगभग 26.5%। तो ये 2 गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं सूर्य के अंदर।
बाकी 2.5% हिस्सा जो है सूर्य का वो अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो भाग है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है वर्णमंडल और चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग होता है जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। वहीं सूर्य का जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वो हिस्सा लाल कलर का दिखाई देता है। तो जो लाल कलर का किनारे वाला भाग होता है सूर्य का, उसको कहा जाता है वर्णमंडल। तो यहाँ पर पूछा गया है मध्य भाग, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और बाकी अगर हम दोनों ऑप्शन की बात करें, समताप मंडल और स्थल मंडल की, तो ये दोनों वायुमंडल की 2 परतें हैं। समताप मंडल भी वायुमंडल की परत का नाम है और स्थल मंडल जो है वो 4 जो मंडलों में हम पूरे पर्यावरण को बांटते हैं, तो उसमें से एक भाग स्थल मंडल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल दिया गया है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी तथा चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति तथा सूर्य और चौथा ऑप्शन है प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी माना जाता है, यानी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं पिछले प्रश्न में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 71%, दूसरा ऑप्शन है 61%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 54%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। सूर्य का जो संगठन है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और उसका जो प्रतिशत है वो है 71%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 800 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है बाहरी सतह का, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम सूर्य के अंदर की ओर जाते हैं, यानी सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अब इस प्रश्न में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है परिभ्रमण गति। किसी भी ग्रह की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक गति होती है परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है ना। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जितने समय में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो उसका कहलाता है परिक्रमण काल और उससे होता है उसका वर्ष पूरा। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा
365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, तो ये इसका परिक्रमण काल कहलाएगा। वहीं अगर हम परिभ्रमण काल की बात करें तो परिभ्रमण काल का मतलब होता है किसी भी ग्रह का अपने स्थान पर खड़े खड़े घूमना, वहीं के वहीं चारों तरफ घूम जाना, इसको कहा जाता है परिभ्रमण। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने स्थान पर पूरा चक्कर पूरा करती है और इससे इसका दिन रात होता है। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो है लगभग 24 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है परिभ्रमण गति, यहाँ पर परिभ्रमण गति के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, 10 घंटे से भी कम समय में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा अगर परिक्रमण गति पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हो जाता बुध, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परिक्रमण गति पूछा जाता तो उत्तर बुध हो जाता, लेकिन यहाँ परिभ्रमण गति पूछा गया है इसलिए हमारा उत्तर होगा बृहस्पति, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है अरुण और चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण। अरुण अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इस कारण से अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव वाला ग्रह हो जाएगा अरुण, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है यम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है और ये बिल्कुल पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन बुध है, पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, शुक्र बिल्कुल पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है, इस कारण से शुक्र को पृथ्वी की बहन की उपमा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है बुध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुबह के समय भी ये हमें दिखाई देता है और शाम के समय भी ये हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता था। पहले के ज़माने में जो खगोलज्ञ थे वो मानते थे कि ये दोनों अलग अलग तारे हैं, जो सुबह के समय दिखाई देता है वो अलग तारा है और जो शाम के समय दिखाई देता है वो अलग तारा है। लेकिन आगे चल के जब पता लगाया गया तो ये पाया गया कि ये दोनों एक ही तारे हैं, बल्कि तारा नहीं है, ये ग्रह है जो सुबह और शाम के समय में चमकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है बुध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी शुक्र, क्योंकि जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ही है, तो पास होने की वजह से ये हमको चमकीला दिखाई देता है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह
गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, लेकिन अगर गर्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र होता है। इसके पीछे कारण ये है कि शुक्र ग्रह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और वहाँ के तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसी कारण से जो शुक्र का तापमान है वो बुध से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। पृथ्वी के एक तरफ शुक्र ग्रह है और एक तरफ मंगल ग्रह है। तो अगर हम दोनों में तुलना करें तो जो शुक्र है वो पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, इसलिए पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र को माना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाता है बुध। 2 अलग अलग प्रश्न हैं, कभी कभी इन दोनों प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है एक ग्रहिका, दूसरा ऑप्शन है एक ब्लैक होल, तीसरा ऑप्शन है एक पुच्छल तारा और चौथा ऑप्शन है एक मृतप्राय तारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। जो सुपरनोवा होता है वो तारे का विस्फोट होता है। जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो उससे जो भयंकर विस्फोट होता है, उसी भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। तो ये एक अंतिम अवस्था का सूचक होता है तारे के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 25,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 6,400 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के पास जो पृथ्वी का व्यास है वो है लगभग 12,800 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वें नंबर का, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मार्च, दूसरा ऑप्शन है जुलाई, तीसरा ऑप्शन है सितंबर और चौथा ऑप्शन है जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। जुलाई के महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। वर्ष में 2 ऐसी तिथियां आती हैं, एक दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है और एक दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। तो यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा ऑप्शन है छठा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवा। अगर हम आकार के अनुसार बात करें तो पृथ्वी का 5वां स्थान आता है, वहीं अगर हम दूरी के अनुसार बात करें तो पृथ्वी का स्थान तीसरा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है? अभी हम थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बता चुके हैं
कि कब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 3 जनवरी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है और इसे कहा जाता है उपसौर। वहीं अगर हम 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। तो ये दोनों ही तिथियां आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 मार्च और चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस वजह से इस दिन को मकर संक्रांति भी कहा जाता है और ये तिथि होती है 22 दिसंबर की। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 22 दिसंबर को कहा जाता है मकर संक्रांति और 21 जून को कहा जाता है कर्क संक्रांति। तो ये दोनों ही तिथियां आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 66.5 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री। अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है तो उसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी अपने कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है या भूकक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 66.5 डिग्री। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो आज हम लोगों ने सौरमंडल की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से आगे भी आपको सौरमंडल के और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।